इधर नवीन अपने केबिन में ढेर सारी फोटोज और फाइल से घिरा हुआ है। कभी नजर इस फोटो पर मारता है तो कभी उस फाइल पर। वो अनगिनत फाइलों के बीच एक पेपर को ढूंढने के लिए सारी फाइलों को तितर बितर कर देता है। पता नहीं जल्दबाजी में कहां रख दिया मैंने। अगर समय पर फाइल नहीं मिली तो एसीपी साहब अच्छे से सुना देंगे। झल्लाते हुए नवीन खुद से कहता है और वापस फाइल ढूंढने में लग जाता है। तभी उसे दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनाई देती है। वो जब दरवाजे की तरफ देखता है तो सामने सिमरन को खड़ा पाता है। सिमरन नवीन की यह हालत देखते हुए कहती है, हाँ अब लग रहा है ना तुम केस सॉल्व करने में अपना खून पसीना एक कर रहे हो। गुड, कीप इट अप। नवीन सिमरन को देखते सैल्यूट करता है। सिमरन भी इशारे से उसे अपना काम करते रहने के लिए बोलती है। नवीन फिर से उन सब फाइलों के बीच से 2 फाइलों को निकालता है। उन दोनों में से एक फाइल का लाल गत्ता था और एक का हरा। वो दोनों फाइल सिमरन को देते हुए कहता है, मैडम मैंने दोनों सीरियल किलर की फाइल को अलग अलग कर दिया है। अब बस एक बात और पूछनी थी। सिमरन नवीन की बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है और लाल रंग की फाइल को पढ़ते हुए कहती है, कौन सी बात पूछनी है बताओ। नवीन बिना किसी संदेह के कहता है, हम किससे शुरू करें। इस लाल फाइल में मोटे वाले किलर का कच्चा चिट्ठा है और उस हरी फाइल में विदाउट मोटे वाले किलर का। सिमरन बिना कुछ सोचे ही वो हरी रंग वाली फाइल वापस नवीन को देते हुए बोलती है, कम टू माई केबिन, यहां बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतना कहकर सिमरन लाल रंग वाली फाइल अपने बगल में दबाए चली जाती है। चूंकि सिमरन को 2 किलर वाली थ्योरी बड़ी ही अजीब लग रही है और वो डॉक्टर आलोक की इस थ्योरी पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, इसी कारण उसने लाल रंग की फाइल को उठाया था। अब क्या हो गया, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? इनका मूड कभी भी समझ नहीं आता। नवीन खुद में कहता हुआ सिमरन के पीछे जाने लगता है। एक तरफ जहां नवीन की जान हलक में अटकी हुई थी तो वहीं इधर उस 5 स्टार होटल के आलीशान कमरे में खुराना चैन से बिस्तर पर लेटा हुआ था और टीना उसके शरीर को सहला रही थी। वैसे टीना, आज तुमने मुझे जन्नत दिखा दी। खुराना अपने अंदाज में टीना की तरफ देखकर कहता है, सच में आपको अच्छा लगा? टीना झूठी मुस्कान दिखाते हुए खुराना से कहती है और उसके तुरंत बाद ही टीना अपने मन में कहती है, तुझे मजा आया होगा पर मुझे नहीं। कैसे झेल रही हूं ये तो मैं ही जानती हूं। तुम्हारा हाल तो पुराने ट्रक से भी बेकार हो गया है, मगर मैं तो अभी भी उस नई साइकिल की तरह हूं जिसका हर पुर्जा कसा हुआ है। खैर एक बार मेरा काम हो जाए फिर देखो क्या होता है। क्या सोच रही हो टीना? खुराना टीना को ऐसे सोचते हुए देखकर पूछ लेता है। कुछ नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही, टीना कहती है और फिर वो खुराना के सिर को अपने हाथों से सहलाने लगती है ताकि खुराना जल्दी सो जाए। थोड़ी देर में खुराना गहरी नींद में सो जाता है और जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। टीना को इसी मौके का इंतजार था। वो अपने बॉस के सोते ही अपने काम को अंजाम देने लगती है। वो सबसे पहले अपने बॉस का फोन लेकर उसे पूरा खंगाल देती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। यहां तक कि गैलरी में एक फोटो तक नहीं मिलती उसे। ओह शिट, यहां तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहां होगा, टीना खुद से झल्लाते हुए कहती है। टीना समझ जाती है कि उसका बॉस उससे 2 कदम आगे की सोच रखता है, मगर टीना ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। फोन कॉल से हो सकता है कुछ पता चल जाए। टीना ये कहकर फोन के कॉल हिस्ट्री में जाती है और बारी बारी से सारे कॉल्स की डिटेल्स चेक करती है कि किस नंबर से दिन में कितनी बार कॉल आता है या किस नंबर पर सबसे ज्यादा बात होती है। इस सब उधेड़-बुन में से उसे एक नंबर ऐसा भी मिलता है जिस पर हर 3 दिन में सिर्फ 1 बार बात होती है। टीना समझ जाती है कि यह नंबर किसी खास का है। शायद यही नंबर है, हो सकता है ये मेरे काम आ जाए। एक काम करती हूं, इसे सेव कर लेती हूं। इतना कहकर टीना उस नंबर को अपने फोन में सेव कर लेती है। तभी उसे पीछे से खुराना की आवाज सुनाई पड़ती है। टीना, ये तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो और तुम इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? खुराना की आवाज सुनते ही टीना के हाथ से उसका और खुराना का फोन गिर जाता है। इधर थाने में सिमरन अपने केबिन में बैठी लाल रंग वाली फाइल को गौर से पढ़ रही थी और उस फाइल को पढ़ते वक्त फिर से सिमरन को कुछ एहसास होता है कि आधी दफन लाशों की तस्वीर पर वो एनवेलप पर लिखे क्लू सब कुछ एक झटके में ताजा हो जाते हैं। मानो जैसे सिमरन के सामने ही कातिल उन सबका कत्ल कर रहा हो और चाहते हुए भी वो कातिल को देख नहीं पा रही है। और तभी नवीन सिमरन को देखकर चौंक जाता है और पूछ पड़ता है, क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो है ना? पानी लाऊं आपके लिए? ये कहता हुआ नवीन अपनी जगह से उठता ही है कि सिमरन उसे बैठने का इशारा करती है। थोड़ी देर बाद सिमरन कहती है,
मैं बस उस कातिल के बारे में सोचकर परेशान हो जाती हूं। और इस वक्त जब मैं फाइल पढ़ रही थी तब मन ही मन सोच रही थी कि कैसा दिखता होगा वो किलर, और वो ऐसे क्यों मार रहा है सबको। तो क्या आप सोच पाएं कि वो किलर असल में दिखता कैसा होगा? नवीन पूछता है। नहीं, और उसकी शक्ल मैंने देखी भी नहीं कभी। इसी कारण तो और भी ज्यादा परेशानी है। वो कौन है, कहां से है और क्या करता है? इतना कहकर सिमरन वापस फाइल पढ़ने में लग जाती है। सिमरन पेज दर पेज फाइल को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा रही थी। सिमरन पास ही से एक पेन उठाती है और उसे अपने दांतों के बीच दबाए बाकी का हिस्सा बाहर खींच लेती है। नवीन किसी सीसीटीवी की तरह यह सब कुछ होता हुआ देख रहा था कि तभी उस फाइल का मुंह उसे अपनी तरफ नजर आता है। सिमरन वो फाइल नवीन को देते हुए कहती है, इस आदमी को दोबारा बुलाओ, फिर से सवाल जवाब करेंगे। नवीन जब फाइल में सर्कल किए हुए नाम को पढ़ता है तो चौंक जाता है। वो चौंकता हुआ कहता है, मैडम ये फिर से? अरे ये पहले भी 2 बार आ चुका है और हर बार इसका एक ही डायलॉग होता है। मैं उस दिन पिया हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं। मैम, हम फिर से गलत लीड को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं ना? नवीन दबी आवाज में सीधा सीधा सिमरन के डिसीजन को चैलेंज कर रहा था। सिमरन अपनी सीट से खड़े होते हुए कहती है, ये तो शक करने वाली बात है नवीन। ये 2 बार पुलिस स्टेशन आया, इतनी मार खाई, फिर भी इसका बयान जरा भी नहीं बदला। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है मैडम? चाहे 10 बार बोलो या 50 बार, सच तो सच ही रहेगा ना? नवीन अपनी तरफ से कहता है। सिमरन भी अपनी बात रखते हुए कहती है, हाँ सच तो नहीं बदल सकता, लेकिन इतनी मार के बाद जिससे मुर्दे तक बोलने लगते हैं, यह बंदा हर बार एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बयान सेम रखता था। डू यू रिमेंबर? सिमरन की यह बात सुनकर नवीन भी एक पल को सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इस शख्स का इंट्रोगेशन नवीन ने खुद किया था। नवीन अपनी सीट से खड़े होते हुए बोलता है, ठीक है मैडम, इसको जल्द से जल्द फिर बुलाता हूं। और फिर एक हाथ से सैल्यूट करता हुआ और दूसरे हाथ में फाइल लिए नवीन केबिन से बाहर आ जाता है। केबिन से कुछ दूर चलने के बाद वो कांस्टेबल को आवाज मारता है। प्रेम प्रकाश, ओम जी मेहता दोनों अपना अपना नाम सुनते ही एसआई नवीन के आगे सैल्यूट मारते हुए खड़े हो जाते हैं। नवीन दोनों को मामले की बारीकियां समझाते हुए कहता है, तुम्हें वो सोनम सूद वाला केस याद है ना? इस पर दोनों हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल याद है। और उस मर्डर केस में जो सस्पेक्ट था बलराम भाटी, वो याद है? नवीन नाम बताते हुए पूछता है। दोनों कांस्टेबल एक साथ कहते हैं, हाँ सर, हमने तो उसे यहां लाया था, अच्छे से याद है, पर क्यों? नवीन हाँ सुनते ही तुरंत कहता है, ठीक है, फिर कल उसे उठा लाओ और ध्यान रहे अगर कोई पूछे किस लिए बुला रहे हैं तो बोल देना डॉक्यूमेंट साइन करने, और याद रहे कोई पंगा नहीं। ऑल क्लियर? ठीक है सर, पर हुआ क्या इतने दिनों के बाद? दोनों कांस्टेबल पूछते हैं। दोनों की बात सुनकर नवीन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, जितना कहा गया है उतना करो, ठीक है? कल सुबह वो बलराम भाटी यहां आ जाना चाहिए, बाकी बाद में सब पता चल जाएगा। नवीन को ऐसे बात करता देख दोनों कांस्टेबल बस हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। नवीन वापस से अपनी केबिन की तरफ शायद यही सोचता हुआ जा रहा था कि अब यह केस पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल हो गया है। तभी नवीन को एक ख्याल आता है कि वो झट से खुद से कहता है, वैसे डॉक्टर आलोक की बात पर सिमरन मैडम ने तो ऐतराज जताया था, तो फिर आज उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? इधर मानव और विद्युत रात के इस वक्त होटल में ही बैठे थे। जब से विद्युत ने मानव को अपने उस मिशन के बारे में बताया था तब से मानव को पूरी बात जाननी थी, मगर विद्युत इस सोच में पड़ गया था कि वो मानव को क्या बताए और क्या नहीं। भाई तू बताएगा पूरी बात? क्यों मुझे उस बाल कल्याण गृह में भेजना चाहते हो? ऐसा मैं वहां से कौन सा इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा? मानव कहता है, हाँ बता रहे हैं, थोड़ा सब्र रख। इतना कहने के बाद विद्युत चुप हो जाता है। करीब 5 मिनट बाद विद्युत मन ही मन कहानी बनाते हुए कहता है, भाई असल में बात ऐसी है कि हमें कहीं से खबर मिली है कि वो मॉडर्न बाल कल्याण गृह है ना, जहां पर नाथ लड़कियों को आसरा दिया जाता है, उन्हें पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया जाता है। वहां पर अंदर ही अंदर उस कल्याण गृह का मालिक उन मासूम लड़कियों का विदेशों में सौदा करता है, उनको बड़े बड़े आदमियों को बेचा जाता है। क्या बात कर रहा है भाई? मतलब यहां तो पूरा कांड मचा हुआ है। मानव विद्युत की बात सुनकर कहता है, हाँ इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम वहां बावर्ची बनकर जाओ और इस बात का पता लगाओ और सबूत इकट्ठा करो ताकि पुलिस वहां रेड मार सके। विद्युत का इतना कहना है और फिर वो मनी मन खुद से कहता है,
भाई तुम फोटो खींचोगे तभी ना हम उस बाल ग्रह के मालिक को मारकर सबूत छोड़ पाएंगे। इधर विद्युत की बात सुनकर मानव चुप हो जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। विद्युत अपनी आईब्रो के इशारे से मानव से पूछता है, क्या हुआ, क्या बात है? मानव दबी आवाज में कहता है, तो तू मुझे कह रहा है कि मैं उस अनाथालय में जाऊं और 2 दिन उन बच्चों के लिए खाना पकाऊं और ऊपर से तेरी जासूसी भी करूं, है ना? विद्युत तुरंत कहता है, हमारी नहीं, उन लोगों की जासूसी करनी है। और वैसे भी वो कोई अनाथालय नहीं है, बल्कि एक बाल कल्याण गृह है। मानव झुंझलाते हुए कहता है, हाँ जो भी हो, बनूंगा तो बावर्ची ही ना। इसके बाद फिर थोड़ी देर कुछ और सोचकर मानव कहता है, देख पक्का रिस्क नहीं है, कहीं पता चला सब क्रिमिनल ही भरे पड़े हैं वहां। विद्युत मानव की ठोड़ी सहलाते हुए कहता है, यही तो तुम्हें पता लगाना मेरे शेर, तभी तो लोग दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की तरह मानव अधिकारी के भी फैन होंगे। अपना नाम सुनते ही मन ही मन अवार्ड लेने मानव पहुंच जाता है और फिर जोश के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पूछता है, लेकिन वो जगह आखिर है कहां? ठीक तुम्हारे पीछे, विद्युत कहता है। मानव जब पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि उस बिल्डिंग के बाहर बोर्ड टंगा हुआ है जिस पर लिखा है, मॉडर्न बाल कल्याण गृह।